हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मिल्क के जो विभिन्न प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, है ना, कैसे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम मिल्क के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं दही के बारे में, ना। आप सभी जानते हैं दही क्या होता है। क्या होता है? दूध का किण्वित पदार्थ होता है ना। किण्वित पदार्थ कैसे? कि जो दूध में लैक्टोज होती है वो किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है ना। और इसमें हम बात करें अगर दही कैसे बनाया जाता है, दही कैसे बनाया जाता है, तो दही क्या किया जाता है। सबसे पहले जो दूध होता है उसको उबाला जाता है और उबालने के बाद उसको 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है ना। क्या किया जाता है? दूध को फिर 21 डिग्री, जो तापमान है वो याद रखना है आपको, पूछा जाता है बहुत बार कि हम दही जमाते हैं उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना है ना। तो तापमान आपको ध्यान में रखना है, कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको ठंडा करके और उसमें क्या मिलाया जाता है? जामन मिलाते हैं ना, जिसको स्टार्टर बोलते हैं। उसके लिए क्या मिलाते हैं हम जनरली? छाछ या फिर दही, है ना। छाछ या दही उसमें मिलाया जाता है। दही में हम देखें क्या ये है, क्या है? किण्वित पदार्थ, है ना। ये किण्वित पदार्थ है किसका? दूध का किण्वित पदार्थ होता है दही, जो कि दूध को उबाल कर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 21 डिग्री सेल्सियस तक उस दूध को गर्म करके, मतलब ठंडा करके वापस, और फिर उसको जमाया जाता है। और जमाने के बाद उसको लगभग कितने 8-10 घंटे तक रख दिया जाता है। कितने घंटे? 8-10। नॉर्मली तो 8-10 घंटे होते हैं ना, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो 8-10 घंटे तक उसको रख के और रखा जाता है, तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है ना। तो क्या मिलाते हैं? जामन मिलाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टार्टर बोलते हैं ना। जामन को स्टार्टर भी बोला जाता है। और जावन मिलाने के बाद दही को, दूध को 8 से 10 घंटे, कितने? 8 से 10 घंटे तक रख देते हैं, तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि ये जावन कितना % डालते हैं ना। जावन का परसेंटेज पूछा जाता है कि जामन आप उसमें कितना मिलाएंगे। तो जनरली अगर आपको पता हो तो गर्मियों में दूध में क्या जावन कम मिलाते हैं या ज़्यादा? हाँ, गर्मियों में तो मिलाते हैं कम, वो जम जाता है कम से, है ना। बहुत अधिक मिलाएंगे तो क्या होगा? दही बहुत खट्टा हो जाएगा, है ना। तो बहुत कम, यानी 1%, लगभग 1% जावन मिलाया जाता है गर्मियों में। जबकि जो सर्दियाँ होती है उसमें इजीली वो नहीं जम पाता है दूध, तो उसमें 3% जावन मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 3%, है ना। सर्दियों में 3, और जो गर्मियाँ हैं उसमें 1%। सर्दियों में आप उसको 2-3% मिला सकते हैं ना। क्या आप याद रखें, इसकी जो नॉर्मल मात्रा है वो कितनी है? 1 से 3%। वो आपको अलग अलग पूछते तब अलग अलग बताना है, बाकी जनरल बात करें हम, ये 1 से 3% होती है जावन की मात्रा। तो इसमें आपको मेन चीज़ें ये 2-3 याद रखनी है ना। एक किण्वित पदार्थ है, ये भी पता रखना है। आपको पता है क्या होता है? किण्वन होता है, उससे दही बनता है। और ये टेम्परेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, 21 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम जामन मिलाते हैं, वो कितना मिलाते हैं जामन, ये भी पूछा जाता है। तो 1-3% जामन मिलाया जाता है और 8-10 घंटे तक उसको रखा जाता है। गर्मी में कितना मिलाते हैं जावन? 1%। जनरली 1% मिलाया जाता है। अगर 1% से थोड़ा कम भी मिला दिया जाता है तो उससे जम जाता है दही, है ना। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो 1% मिलाया जाता है गर्मी में। उसके बाद सर्दी की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, सर्दी में 3% तक जावन मिलाया जाता है ना। सर्दी में ज़्यादा मिलाते हैं क्योंकि इजीली दही नहीं जमता है, थोड़ा ज़्यादा जावन मिलाने से दही है सही जम जाता है ना। उसके बाद हम बात करें दही में दूध के लैक्टोज के किण्वन से, हमने बात की थी, क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टोज से किण्वन होके उसका और लैक्टिक अम्ल बन जाता है। एक आपको अगर पता हो तो मुझे बताएं, दही में खुशबू आती है ना। दही की जो खुशबू होती है वो किसके कारण आती है? पता है किसी को? पता हो तो कमेंट करें, है ना। दही में खुशबू किस कारण आती है? दही में खुशबू पता है किसी को? डाई एसिटाइल के कारण। किसके कारण आती है? दही में खुशबू डाई एसिटाइल के कारण आती है। और आपको जैसे पता होगा क्या होता है, जो दही होता है वो
दूध से कम पाचक होता है या अधिक पाचक होता है? दही होता है वो ज़्यादा पाचक होता है या दूध होता है वो? दही है ना, दही दूध से ज़्यादा पाचक भी होता है, दूध से अधिक पाचक है ना। दही होता है वो दूध की अपेक्षा अधिक पाचक होता है। तो हम बात कर रहे थे इसमें कितना 3% जावन मिलाया जाता है और किण्वन से लेक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। उसके बाद अगर हमने जीवाणुओं की हम बात करें तो मेनली कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस है ना। अगर इसकी हम जातियों की बात करें तो महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है ना। एक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है बैक्टीरिया इसके लिए उत्तरदायी है, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है ना। एक जाति है स्ट्रेप्टोकोकस की है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और एक होती है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। कौन सी होती है? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। ये जो मेन जो जातियाँ हैं वो इसके लिए बैक्टीरिया ये जो है उसके लिए दही बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनके नाम आप जनरली याद रखें। एक है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड इसका तीसरा जो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस है ना। इनके नाम आप याद रखें। उसके बाद हम अगर बात करें कि दही में अम्लता कितनी होती है, तो दही में दूध से ज़्यादा होगी जनरली है ना, सबको पता है दूध से ज़्यादा इसमें अम्लता होती है। कितनी होती है? 0.5 से 1 या 0.6 से 1 आप मान सकते हैं इसको है ना। तो ये अम्लता आप ध्यान में रखें कि दूध से ज़्यादा होती है जनरल है, और कितनी होती है? तो 0.6 to 1%। नेक्स्ट अगर कैल्शियम की बात करें, इसमें कैल्शियम कितना होता है? तो जो दही होता है उसमें 0.12 से 0.14 होता है ना। 0.12 से 0.14% क्या होता है? कैल्शियम है ना। और अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये होता है 0.09 to 0.11 है ना। 0.09 to 0.11% फॉस्फोरस होता है किसमें? दही में है ना। अब हम बात करते हैं घी की। घी की तो घी क्या होता है आप सब जानते हैं ना। घी देखा हुआ है ना सबका? तो है नहीं दिखा हुआ? घी तो सबने देखा हुआ है ना। तो घी कैसा होता है? एक चीज़ आपको बताई थी, पीला भी होता है, हल्का पीला घी भी होता है और वाइट भी होता है। तो हल्का पीला किसके कारण होता है? किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसका होता है? कौन से पशु का? गाय का होता है ना। गाय का ज़्यादा पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। इस प्रकार का घी होता है गाय का जिसमें पीलापन होता है, और भैंस का इस प्रकार से होता है ना। भैंस का मतलब व्हाइटिश ही होता है, जबकि जो गाय का देसी के बारे में हम देखते हैं घी में क्या होता है। घी के अंदर वसा की हम बात करें तो 99% घी में वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 99% वसा घी में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पानी कितना होता है। तो घी के अंदर सिर्फ 0.5 से भी कम है ना। पानी कितना होता है? 0.5% से भी कम पानी इसमें घी में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो स्वतंत्र वसा की। स्वतंत्र वसा की अगर बात की जाए तो घी में 0.5% स्वतंत्र वसा होती है। स्वतंत्र वसा का पूछे तो 0.5%, लेकिन आपसे अगर शुद्ध रूप में टोटल वसा पूछी जाए तो कितनी होती है? 99%। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि घी में कितनी वसा होती है तो आप उसमें 99% बताएंगे है ना। 99% वसा घी में होती है। बाद हम बात करते हैं ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से बना हुआ उत्पाद है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से बना हुआ उत्पाद होता है घी है ना। उसके बाद हम बात करें जैसे इसके कुल दूध उत्पादन में से कितने दूध का घी बना दिया जाता है ना। जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से घी कितने का बनाया जाता है? 28 से 30%। कितना? 28 से 30% दूध का घी बना दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि घी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो कि लगभग कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो घी होता है वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है ना। तरल कैसे? बिल्कुल ऐसे पिघला हुआ है ना, और कुछ कुछ होता है जो आधा पिघला आधा बिना पिघला है ना, जैसे अर्ध तरल अवस्था जिसको हम बोलते हैं। तो वो कितनी 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अर्ध तरल अवस्था में या तरल अवस्था में
पाया जाता है। आपको पता है कम टेम्परेचर पे क्या होता है, जम जाता है ना, घी जो कम टेम्परेचर पे होता है तो वो जम जाता है। बाकी नॉर्मली अगर 20 सेल्सियस पे हो तो वो अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं घी बनाने के लिए टेम्परेचर, है ना। घी बनाने के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितने डिग्री पे गर्म करते हैं, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, है ना। घी बनाने के लिए तापमान कितना होता है, 110 से 120 डिग्री। इसमें क्या क्या है देखें आप, ये चीज़ याद रखें कि 28 से 30% है ना, टोटल दूध का 28 से 30% जो है घी बनाने के लिए यूज़ में ले लिया जाता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो घी है वो किस अवस्था में रहता है, तरल या अर्ध तरल अवस्था में, है ना, तरल या अर्ध तरल अवस्था में रहता है। उसके बाद क्या है, घी बनाने के लिए अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो होता है 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अगर आपको घी संग्रहित करने के लिए टेम्परेचर पूछे तो घी संग्रहित करने के लिए नॉर्मली क्या टेम्परेचर होता है, 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं घी को, आपको पता होगा जनरली अंधेरे में रखा जाता है ना, नॉर्मल जो होता है अपने कमरे में अंधेरे में ही रखा जाता है। अगर बहुत उजाले में या प्रकाश में, मतलब प्रकाश के अंदर अगर रख दिया गया तो अगर आपने प्रकाश में रखा हुआ है घी तो उस घी में धीरे धीरे क्या होगा, दुर्गंध आने लगेगी, है ना। घी में आपने देखा होगा कई बार दुर्गंध आने लगती है। मान लो घी को अगर प्रकाश में रखा जाता है ज़्यादा तो उसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है प्रकाश के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं घी बनाने की विधियाँ, है ना। घी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक जो नॉर्मली देसी विधि होती है जिसमें घी बनाया जाता है, जो जनरली गांव में यूज़ करते हैं ना, आप लोगों ने देखा हुआ होगा। क्या करते हैं, दूध को पहले दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर उस दही से छाछ भिगोते हैं, फिर उससे मक्खन निकाला जाता है ना, फिर उस मक्खन को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, उससे क्या बन जाता है, घी बन जाता है, जो कि अच्छा स्वादिष्ट और अच्छा होता है ना। वो घी वगैरह उसमें अच्छी आती है, अच्छा स्वादिष्ट है। ये देसी विधि होती है। देसी विधि के अंदर आप देखें, देसी विधि में पहले ऐसे इस प्रकार से बिलोते थे ना, जब मशीनें नहीं आई थी तो बिल्कुल इस प्रकार से छाछ बिलोई जाती थी। आजकल तो क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो थोड़ा ये मशीनें वगैरह आ गई है, तो अब इस प्रकार से है ना, मशीन जो दही होता है उसमें मशीन लगाते हैं, उसके बाद मशीन से जो मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को इस प्रकार से फिर उसको गर्म किया जाता है और उस मक्खन से घी बनता है। ये कौन सा तरीका हो गया, देसी तरीका। इसमें क्या होता है, दही से मक्खन, और मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है ना। पहले दही छाछ बिलोते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर मक्खन से घी बना दिया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी विधि, देसी विधि, जो जनरली अपन गांव में और यूज़ करते हैं। आपने देखा हुआ होगा ना, गांव के अंदर इसी विधि का यूज़ किया जाता है। जो देसी विधि है उसका यूज़ करते हैं। इस निम्न वाला हम देखें, सेकंड जो है क्रीम से घी बनाना, है ना। ये बड़े लेवल पे, जैसे आपने देखा होगा डेयरी वगैरह, इनमें क्रीम निकला हुआ दूध देते हैं अपन को, है ना। वो क्रीम निकला हुआ दूध होता है, जो क्रीम निकाल लेते हैं, वो अपन ने विधियाँ भी पढ़ी थी ना, क्रीम कैसे क्या निकालते हैं। वो क्रीम निकाल ली जाती है, उसका यूज़ फिर क्या करते हैं, उसको क्रीम को घी कैसे बनाते हैं ना। तो सेकंड विधि होती है क्रीम से घी बनाना, है ना। क्रीम को गर्म करके और घी बनाया जाता है। और डेयरी वगैरह, बड़ी बड़ी जो डेयरी वगैरह होती है वहाँ पे इस विधि को यूज़ लिया जाता है ना। घर में तो जनरली यही यूज़ लेते हैं और कभी कभी ये भी लेते हैं, लेकिन अगर बड़े लेवल की हम बात करें तो बड़े लेवल पे यही विधि जाती है। और इसमें क्या होता है, देसी विधि में तो क्या होता है कि अपन को दूध को गर्म करके फिर दही बनाना होता है, दही से छाछ बनानी होती है, फिर मक्खन निकालना होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम में कम घी निकलता है ना। अपन को प्रोसेस बहुत करनी पड़ती है और घी उसमें बहुत कम निकलता है। लेकिन अगर क्रीम से हम घी निकालते हैं, ये बड़े बड़े लेवल पे निकाला जाता है, तो इसमें क्रीम से घी निकालने में क्या, कम टाइम में क्या होता है, अधिक घी निकल सकता है ना। कम टाइम में अधिक घी की हम बात करें तो क्रीम से निकाला जा सकता है ना। तो सामान्यतः जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, डेयरी संयंत्र होते हैं, वहाँ पे इस विधि को, क्रीम से घी निकालना, इस विधि को यूज़ किया जाता है। इस विधि में अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो क्रीम टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये किया जाता है। ये टेम्परेचर आप याद रखें, 110 से 118 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म किया जाता है। में हमने बात की जैसे क्या होता है, कम समय में अधिक घी हम निकाल सकते हैं ना। इस विधि में कम समय में अधिक घी, जितनी ज़्यादा क्रीम होगी उतना जो है घी बनेगा, है ना। तो इस विधि में कम समय में क्या होता है, अधिक घी तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं छेना पनीर, है ना।
छेना और पनीर वैसे तो एक ही होता है, क्या होता है इनमें थोड़ा सा फर्क होता है मॉइस्चर का। किसका होता है? मॉइस्चर का फर्क होता है। बाकी वही जो छेना होता है वही उसी से पनीर बनता है, और इन दोनों को हम एक ही बोल सकते हैं। छेना और पनीर एक ही होता है, लेकिन कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है कि मॉइस्चर अलग अलग होता है इनमें दोनों ना। जो छेना होता है उसमें मॉइस्चर अधिक होता है। कितना होता है? 70%। लगभग छेना होता है उसमें 70% मॉइस्चर होता है। जबकि पनीर क्या होता है? पनीर उस छेने को दबा के और जो पानी और बचा हुआ भी निकाल के और जो बनाया जाता है, जो जम जाता है प्रोडक्ट, वो होता है पनीर। क्या होता है? पनीर। तो हम बात करते हैं छेना और पनीर की। दूध का वह उत्पाद जिसे दूध को फाड़ कर, मतलब 1-2% सिट्रिक एसिड डालते हैं उसमें, या आप एसिड की ध्यान रखें मात्रा, 1 से 2% सिट्रिक एसिड उसमें मिलाया जाता है ना, उससे फट जाता है। मतलब दूध को गर्म किया जाता है, उसमें क्या मतलब सिट्रिक एसिड, यानी जनरली गांव में क्या यूज़ करते हैं, क्या डालते हैं? नींबू डाला जाता है ना पनीर बनाने के लिए, फाड़ने के लिए। तो नींबू है उसमें भी सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड इसमें मिलाया जाता है। कितना? 1 से 2%। तो इस प्रकार से फाड़ा जाता है। आप देख सकते हैं ये तुरंत, यानी कि आपने नींबू मिलाया और 25 से 30 सेकेंड के अंदर इस प्रकार से दूध हो जाना चाहिए ना। अगर अच्छा पनीर या अच्छा छेना बनाना है तो 30 सेकंड के अंदर आपके जो है, आपने नींबू या सिट्रिक एसिड जो डाला है उससे इस प्रकार से दूध फट जाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से दूध फट जाता है, उसके बाद उसका पानी अलग कर दिया जाता है, उससे छेना और पनीर तैयार कर लिया जाता है। तो आपको ये मात्रा ध्यान रखनी है, 1 से 2% सिट्रिक एसिड उसमें मिलाया जाता है और जनरली 25-30 सेकंड के अंदर फट जाना चाहिए। उससे अच्छी क्वालिटी का जो अच्छा हो पनीर होता है वो तैयार होता है। जबकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं फटता है तो उससे मतलब वो अच्छा पनीर तैयार नहीं होता है ना। अच्छा तैयार करना है तो 30 सेकंड में दूध फट जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तम छेना किससे बनाया जाता है ना, कौन से दूध से उत्तम छेना बनता है। तो जो गाय का दूध होता है ना, गाय के दूध से उत्तम छेना बनाया जाता है। जबकि अगर हम आगे बात करेंगे, खोआ बनता है ना, खोआ होता है वो किससे अच्छा बनता है? भैंस के दूध से, है ना। खोआ होता है वो भैंस के दूध से अच्छा बनता है। जबकि जो छेना और पनीर है हमारा, वो गाय के दूध का अच्छा बनता है ना। उत्तम छेना किससे बनता है? गाय के दूध से उत्तम छेना बनता है। उसके बाद नमी की बात करें तो छेना होता है उसमें मॉइस्चर होता है, छेना होता है उसमें 70% मॉइस्चर होता है। कितना होता है? 70% मॉइस्चर होता है। लेकिन उसी छेना को अगर प्रेस करके दबा के और उसमें से पानी जो है बिल्कुल निकाल दिया जाता है तो उसमें मॉइस्चर कम रहता है, 50 से 55%। और इसको हम बोलते हैं पनीर। क्या बोलते हैं? पनीर बोला जाता है ना। ये तो आपका है छेना। इस प्रकार से अगर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो छेना होगा, और उसका मॉइस्चर थोड़ा कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पनीर बन जाएगा उससे, है ना। तो ये सिर्फ मॉइस्चर का इनमें डिफरेंस होता है। छेना और पनीर बनाने के लिए अगर हम वसा की बात करते हैं तो उसमें वसा अच्छी होनी चाहिए, यानी 5.5% से कम वसा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? छेना पनीर बनाने के लिए वसा है वो 5.5% से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें छेना बनाने के लिए दूध का टेम्परेचर, है ना। कब का टेम्परेचर अगर पूछा जाए आपसे कि भाई कितना क्या गर्म करते हैं, तो लगभग 82 डिग्री ना, 82 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। उबलते हुए दूध को क्या करते हैं? फाड़ देते हैं ना, उसमें एसिड मिला के फाड़ दिया जाता है, उससे बनता है पनीर और छेना। तो इसका टेम्परेचर आपसे 82 डिग्री ना। उसके बाद हम बात करते हैं छेना में अगर वसा और एसएनएफ का अनुपात का पूछा जाए आपसे ना, छेना में वसा और एसएनएफ का जो सॉलिड नोट फेट, क्या होता है? एसएनएफ सॉलिड नोट फेट, जो हम पढ़ चुके हैं ना। तो इन दोनों का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो 1:2 होता है। कितना होता है? 1:2। कभी कभी आपको ये 2:1 लिखा हुआ मिले तो वो किस कंडीशन में मिलता है? एसएनएफ आगे लिखा और वसा, है ना। यहाँ पे चेंज हो जाए तो उधर भी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखें आप। ये है वसा एसएनएफ का, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गाय के दूध से कितना छेना बनाया जाता है। तो गाय के दूध से जनरली आप 14 से 16% कितना बना सकते हैं? 14 से 16%। ये जनरल आपको पता है कि गाय के दूध से छेना कम बनता है ना। पतला दूध होता है, पानी ज़्यादा निकल जाता है उसमें से, तो उसका छेना है कम तैयार होता है। कितना होता है? 14 से 16%। जबकि जो भैंस का दूध होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है, उसमें पानी थोड़ा कम होता है, तो वो होता है उससे थोड़ा छेना ज़्यादा प्राप्त होता है। कितना होता है? 20 से 22% छेना प्राप्त
होता है। तो इसमें आप ध्यान में रखें, एक तो है कि इसकी वसा अच्छी होनी चाहिए, जो आपको पता है अगर इससे कितनी तो 5.5% कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की क्या, टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी कभी कभी पूछते हैं, तो आप ध्यान में रखें कि लगभग 82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म करके और फिर उसको फाड़ दिया जाता है ना। और उसमें अम्ल कितना लिया था, 1 से 2% अम्ल उसमें लिया जाता है काम में। उसके बाद अगर हम बात करें वसा और एसएनएफ, ये अनुपात पूछा जाए तो कितना होता है, 1:2 है ना। ये भी जो वसा और एसएनएफ है उसका अनुपात 1:2 होता है। और गाय के दूध कितना बनता है, तो 14 से 16%। अगर भैंस के से पूछ लिया जाए तो कितना बनेगा, 20 से 22% है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने जैसे बात की थी क्या, लगभग 30 सेकंड में दूध फट जाना चाहिए ना। अच्छी क्वालिटी का बनाना है आपको, तो जल्दी दूध यानी कि 25 से 30 सेकंड में डालने के बाद फट जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं गाय के दूध का छेना और पनीर, यानी गाय के दूध का जो छेना और पनीर है उसमें वसा और प्रोटीन कितने पाए जाते हैं। तो गाय के दूध से अगर हम छेना बना रहे हैं तो वसा होती है 28%। इसमें कितने, गाय के दूध से बनाया जाता है उसमें 28% वसा होती है। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन कितना होता है गाय के द्वारा दूध तो हम बना रहे हैं उसमें, तो 17.4 है ना। 17.4 या 17.5 हो सकता है, प्रोटीन होता है इसमें 17.4%। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैंस के छेना और पनीर में कितनी वसा और कितना प्रोटीन होता है। तो इसमें वसा होती है 29.60। कितनी होती है, भैंस का जो दूध है उससे पनीर बनाया गया है तो उसमें वसा होगी 30.60 है ना। ये आप ध्यान में रखें। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है इसमें कितना होता है, 14.4% होता है। ये हो गई हमारे छेना और पनीर की बात है ना। पनीर कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से, सारा कुछ जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं सोया मिल्क। सोया मिल्क क्या होता है, ये ऐसे आर्टिफिशियल सोयाबीन से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं, सोयाबीन से। नॉर्मली आपको ध्यान में होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है ये तो, कि सोयाबीन में कुछ मात्रा में पानी वगैरह मिला के और उसको कुछ टाइम के रख के और इस प्रकार से सोया मिल्क आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो है ना, इसके तो आपको नाम से ही पता है, इसमें यही ध्यान रखना है सोया मिल्क से बनता है तो ये सोयाबीन से ही बनता है। और अगर हम देखें 1 kg सोयाबीन से 9 से 10 लीटर दूध बनाया जाता है ना। 1 kg सोयाबीन से अगर कितना बनाया जा सकता है, तो 9 से 10 लीटर बनाया जा सकता है। बाद हम बात करते हैं खोआ की, है ना। खोआ जो जनरली मावा होता है ना, उसी को बोलते हैं खोआ। अब खोआ है, खोआ किससे बनाया जाता है, दूध को क्या किया जाता है, गर्म करके और खोआ बनाया जाता है ना। आप सब जानते हैं मावा कैसे बनाते हैं गाँव में, तो दूध को गर्म किया जाता है और उससे क्या करते हैं, खोआ तैयार किया जाता है। अगर हम वसा की बात करते हैं, खोआ में कितने परसेंट वसा होती है, तो खोआ में होती है 20% वसा। कितनी होती है, 20% वसा खोआ में होती है। उसके बाद अगर पानी की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, यानी 28% तक पानी उसमें होता है। मॉइस्चर होता है ना थोड़ा बहुत, मावे में भी मॉइस्चर कितना होता है, 28%। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने जैसे पीछे बात की, क्या होता है, भैंस के दूध का जो खोआ बनता है वो अच्छा बनता है ना। भैंस के दूध का खोआ अगर आपसे पूछे गाय का या भैंस का, किस खोआ अच्छा बनता है, तो खोआ हमेशा भैंस के दूध का अच्छा बनेगा। जबकि पनीर किसका बनता है, पनीर गाय के दूध का अच्छा बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाय के दूध से खोआ कितना बना सकते हैं, तो 18 से 20% खोआ गाय के दूध से बनाया जा सकता है। जबकि भैंस की हम बात करें तो 20 से 24 तक बना सकते हैं इसको, है ना, 20 से 24%। जो भैंस का दूध है उससे थोड़ा अधिक खोआ तैयार होता है, यानी से 24% खोआ भैंस के तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँटनी के दूध का संगठन का। ऊँटनी का संगठन देख ले थोड़ा, क्या होता है, ऊँटनी के दूध में जल अगर आप देखें 87% इसमें पानी पाया जाता है। जो ऊँट का दूध होता है उसमें 87% पानी होता है। और वसा की अगर हम बात करें तो इसमें 5.38% वसा होती है। के बाद अगर प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन होता है 3.98%। क्या होता है, 3.98% प्रोटीन होता है किसमें, ऊँटनी के दूध में, 3.98। उसके बाद हम बात करते हैं लेक्टोज या दुग्धम, किसकी, लेक्टोज या दुग्धम। लेक्टोज को ही दुग्धम बोलते हैं हम। इसकी कितनी होती है मात्रा, ऊँटनी के दूध में होती है 3.26%। ठीक है, 3.26%। उसके बाद हम बात करते हैं खनिज लवण की, है ना। खनिज लवण होते हैं इसमें
0.7%, हाँ 0.7% लवण पाए जाते हैं। जो का दूध है ना, जल होता है 87%, उसके बाद वसा होती है 5.38, प्रोटीन होता है 3.98, लेक्टोज होती है 3.26%। लेक्टोज के लिए यह है क्या होता है, मीठा होता है लेक्टोज की वजह से, है ना, ये आपको ध्यान है। लेक्टोज की वजह से दूध में क्या होता है, मीठापन होता है। फिर खनिज लवण कितना होता है, 2.7% के दूध में लवण पाया जाता है। उसके बाद हम अगर एसएनएफ की बात करते हैं, सॉलिड नोट फेट है ना, वसा रहित जो ठोस पदार्थ होता है वो टूटने के होता है 7% होता है। उसके बाद अगर कुल ठोस पदार्थ की बात करें, कुल ठोस पदार्थ होता है वो होता है 12%। ये तो हो गई हमारी जो कंपोजिशन का उसके बाद, है ना। उसके बाद एक ये वैल्यू आप याद रखें, गाय का जो घी होता है उसका अगर आपको साबुनीकरण मान पूछ लिया जाए ना, स्पेसिफिक ये मान जो रखा गया है, ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो गाय का घी होता है उसका साबुनीकरण मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कितना होता है, 222 से 226। जनरली 222 होता है, पर इसकी रेंज होती है 222 से 226 तक साबुनीकरण मान की रेंज होती है। बाद एक चीज़ हम देखते हैं, जो पाउडर बनाते हैं ना, जो मिल्क पाउडर बनाया जाता है वो दो तरीके के मिल्क पाउडर होते हैं। एक तो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है ना, उसमें तो क्या होता है, स्किम्ड में तो 0.5% से कम होती है वसा, है ना। इसमें तो वसा रहित दूध होता है 0.5% कम होती है। लेकिन एक होता है होल मिल्क पाउडर, है ना, यानी कि संपूर्ण मिल्क पाउडर, यानी इसमें क्या होता है, वसा ज़्यादा होगी, है ना। उसमें तो स्किम्ड है तो उसमें तो निकाल ली गई है वसा, है ना, लेकिन जो होल होता है उसमें ज़्यादा होती है। दोनों का आप थोड़ा लिख लें। पाउडर का कंपोज अलग से लिखें। मिल्क का पाउडर का पाउडर कंपोज को एक तो देखेंगे और इसके होता है दोनों में। अगर हम मॉइस्चर की बात करें, मॉइस्चर आपको पता है पाउडर होता है, पाउडर में मॉइस्चर तो बहुत कम होता है, यानी 5% से 3.5% क्या मानते हैं इनमें, 3.5%, हाँ 3.5% क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, नमी। जो मॉइस्चर या नमी जो हम कहते हैं क्या होती है, कितनी होती है इसमें, 3.5%। दोनों में यही होती है ना, लेकिन इसमें वसा में फ़र्क होता है। वसा होती है, अगर हम बात करते हैं फुल मिल्क की, इसमें वसा होती है 27.5। कितनी होती है वसा होती है इसमें, रेट देखिए 27.5। लेकिन जो ये स्किम्ड मिल्क होता है इसमें 0.5 है ना। इन दोनों मिल्क पाउडर में फ़र्क होता है। कभी कभी अगर मिल्क पाउडर का आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है, फुल मिल्क पाउडर होता है उसमें तो वसा ज़्यादा होती है, मेन तो इसमें वसा कम होती है ना। उसके बाद हम बात करें आगे, हमने देखी साबुनीकरण मान हम देख चुके हैं 222 से 226, आप याद रखें। उसके बाद हम अगर बात करते हैं पशुओं में दूध स्त्राव को बढ़ाने के लिए, मिल्क सिक्रेशन होता है, उसको बढ़ाने के लिए कभी कभी आपको क्या पूछा जाता है, मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने के वाला हार्मोन के बारे में पूछा जाता है ना। पशुओं में मिल्क सिक्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो याद रखना है कौन सा है, प्रोलैक्टिन, है ना। कौन सा है, प्रोलैक्टिन, याद रखें इसको। ये क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है। बाद हम बात करते हैं मिल्क लेट डाउन के लिए, है ना। पशु में तो पशु के जो दूध उतारने की जो प्रक्रिया होती है, मिल्क लेट डाउन, उसके लिए हार्मोन पूछा जाता है ना। उसके लिए कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन ना, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं
कि जो पशुओं में पावसने या फिर मिल्क लेट डाउन के लिए हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। इसको आप याद रखें, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद अगर ये कहाँ से स्त्रावित होता है तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके पश्च भाग से, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पीयूष के पश्च भाग से स्त्रावित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन है दूध स्त्राव को रोकने वाला, है ना। स्त्राव को बढ़ाने वाला हमने देखा, उसके बाद दूध स्त्राव को रोकने वाला हार्मोन, रोकने वाला होता है एड्रीनल हार्मोन, या कभी कभी इसको लिखा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन, है ना। दोनों एक ही बात है। कौन सा हार्मोन इसके लिए है? एड्रीनल हार्मोन दूध के स्त्राव को रोकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप जनरली गांव में सब जानते हैं ना, जो गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको पता है कि दूध साइड बैठ के निकालते हैं ना। पशुओं में हमेशा बाईं तरफ बैठ के दूध गाय और भैंस में निकालते हैं, वो आपने देखा होगा घर पे, तो हमेशा बाईं तरफ भी बैठते हैं ना, कभी दाईं तरफ नहीं बैठा जाता है, सिर्फ बाईं तरफ बैठ के गाय और भैंस का दूध निकाला जाता है। तो ये जनरल है, आपसे कभी पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है लेकिन पूछ ली जाती है ऐसी चीज़ ना, तो बहुत जनों को पता नहीं होता है ये, कि जिसके काम पड़ता है उनको पता होता है, बाकी इतना पता नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखें आप, गाय एवं भैंस में दूध बाईं तरफ बैठकर निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर दूध के पीएच की, क्या होता है दूध का पीएच? 6.4 से 6.7, है ना। कभी कभी आपको ये 6.5 से 6.7 भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, लेकिन रेंज नॉर्मल है 6.4 टू 6.7 होता है दूध का पीएच, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ना। उसके बाद दूध का अगर हिमांक बिंदु की बात करें तो जमाव बिंदु जो होता है कितना होता है? -0.55 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करें, ये हो गई हमारे क्या, दूध जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाना और वो सब देख लिया क्या क्या बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शाला के बर्तनों की सफाई, है ना। जनरली शाला के बर्तनों की सफाई ज़रूरी होती है, क्यों होता है कि रेगुलर वो बर्तन होते हैं दूध के लिए यूज़ आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें आपको पता होगा उसमें परत जम जाती है ना। इस प्रकार से बर्तनों में परत जम जाएगी तो क्या होगा, दूध जो हम उसमें वापस लेते हैं वो खराब होता है ना। इस प्रकार से तो दूध के जो बर्तन होते हैं उनकी सफाई की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से सफाई की जाती है, अच्छे से सफाई निरंतर होनी चाहिए। हम देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट आती है सूखी विधि। सूखी विधि क्या होती है? गाँव में ये प्रचलन में है सूखी विधि, जिसमें क्या होता है कि दूध होते हैं मिट्टी, या आप कह सकते हैं राख, है ना, मिट्टी या राख कुछ भी डाल के और उनसे बर्तनों को साफ कर दिया जाता है ना। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी और ये जो राख होती है उसको डाल के बर्तन साफ कर दिया जाता है, तो सूखी विधि है इसके अंदर। हाँ, जब प्रचलित कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें मिट्टी और राख के द्वारा बर्तनों, जनरल है, नॉर्मल है ना ये। बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के, जैसे क्षार अम्ल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। बर्तनों को साधारण पानी से धोने के बाद गर्म पानी या सोडा से धोया जाता है ना। साधारण पानी से धोने के बाद उसको गर्म पानी, सोडा, अम्ल वगैरह से धोया जाता है वैज्ञानिक विधि के अंदर। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें, इसमें सोडा जो हम यूज़ करते हैं क्षारीय धावन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय धावन। तो क्षारीय धावन कौन कौन से यूज़ करते हैं ये हम थोड़ा देखेंगे। दुग्धशाला में अधिकतर, अगर अधिकतर पूछा जाए कौन से धावन यूज़ करते तो जो क्षारीय धावन होते हैं उनका यूज़ अधिक किया जाता है ना। अगर आपसे पूछे कि अधिक कौन जाते हैं तो क्षारीय धावन होते हैं, उनशाला में अधिक यूज़ किया जाता है। बाद हम बात करते हैं कास्टिक सोडा, इसको और बोला जाता है दाहक सोडा भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है दाहक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताएं। NaOH, दूसरा बोल रहे हो आप NaOH, तो आप उसका बोल रहे हो बाइकार्बोनेट OH। कास्टिक सोडा होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्षार का क्या होता है? NaOH होता है इसका फॉर्मूला। और इसका जनरली अगर जनरल नाम आप देखें तो क्या है? दाहक सोडा भी इसको बोला जाता है ना। जो कास्टिक सोडा है उसको दाहक सोडा भी बोला जाता है। अगर इसकी मात्रा की हम बात करें तो कास्टिक सोडा है वो 1 से 2% मिश्रण का इसका उपयोग किया जाता है। कितना करते हैं? 1 से 2%। मात्रा ध्यान में रखें, 1 से 2%। जो कास्टिक सोडा होता है उसका क्या, पॉलिश किए हुए बर्तन है, पॉलिश किए हुए बर्तन है उनमें यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करते हैं ना। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको पॉलिश किए हुए बर्तनों में
यूज़ नहीं किया जाता है कास्टिक सोडा, ये दाहक होता है और इसको जो पॉलिश किए बर्तन है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। अब इसका बताएं फॉर्मूला, वापस याद करके बोलो, अच्छे से सोच। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जो फॉर्मूला आता है इसका बताएं एक बार। हाँ, अब करेक्ट बोले, NaHO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। और इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो जो कांच की बोतलों एवं जो पॉलिश किए हुए बर्तन हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? कांच की बोतलें हैं एवं जो पॉलिश किए हुए बर्तन हैं यूज़ किया जाता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट, है ना। ट्राई सोडियम फॉस्फेट होता है, तो इसका प्रयोग अगर हम देखें सभी प्रकार के यंत्रों एवं बर्तनों में। हाँ, ये जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट है इसको हम नॉर्मली जो पॉलिश वाले हैं, बिना पॉलिश वाले हैं, कोई से भी यंत्र है, सभी यंत्रों को साफ करने के लिए करते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लीय दावन की। हमने देखे कौन से? क्षारीय दावन। क्षारीय दावन का अधिकतर उपयोग किया जाता है, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं अम्लीय दावन। यह बर्तनों की सतह पर जो मिल्क स्टोन बन जाते हैं, मतलब बर्तनों की सतह पे आपने देखा होगा मिल्क जम जाता है ना, मिल्क जम जाता है, उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं, वो मिल्क जम जाता है, तो वो जमने से क्या करते हैं, तो अम्लीय दावन जो यानी एसिड क्लीनर होते हैं, ये क्लीनर्स होते हैं, ये उस मिल्क को से रोकते हैं। उसके बाद हम बात करें बर्तनों की सफाई के लिए क्या यूज़ करें, अम्लीय दावन होते हैं 0.1%, 0.1% इसको बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता है। अब हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो साइट्रिक अम्ल हो सकता है, टार्ट्रिक अम्ल हो सकता है, फॉस्फोरिक अम्ल हो सकता है ना, अलग अलग अम्ल होते हैं। इसमें साइट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल है, और क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है ना। इस प्रकार से अलग अलग अम्ल हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसकी आप मात्रा अच्छे से याद रखें, मात्रा 0.1 करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जटिल फॉस्फेट। क्या है जटिल फॉस्फेट? ये जनरली आपने देखा होगा गाँव में आजकल क्या होता है, बहुत सारे गाँव में खारा और ऐसा पानी होता है ना, पानी अच्छा नहीं होता है वहाँ पे, तो उस पानी का क्या होता है, बर्तनों में जम जाता है। वो आपने देखा होगा वाइट वाइट अंदर जमा रहता है ना। तो गांव में स्पेस पानी जो सही नहीं होता उसमें क्या कठोर, ज़्यादा कठोर पानी होगा या पानी खारा होता है, तो वो बर्तनों के अंदर जम जाता है और आसानी से साफ भी नहीं होता है ना। तो उसको साफ करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो जो जटिल फॉस्फेट होते हैं, जटिल फॉस्फेट को कठोर एवं खारे पानी वाले स्थानों पर बर्तनों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने ये देख चुके हैं क्या क्या बर्तनों की कैसे करते हैं, जो प्रोडक्ट थे वो सब हम पढ़ चुके हैं ना। तो आज की हमारी क्लास यहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।